हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में। आई नो आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे वीडियो का, बट समहाउ कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। बट मैंने शेड्यूल अपडेट कर दिया है, तो आप उस शेड्यूल को देख सकते हैं। ठीक है, वही सेम शेड्यूल है, बस फर्क ये है कि अब आपके वीक में सिर्फ 2 ही दिन वीडियोस आएंगे, बट वीडियोस थोड़ी लेंथी हो सकती है। प्लस में क्योंकि लाइव चल रही है, इस वजह से वीडियोस एक मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने 2 लाइव आपकी वीक में 2 लाइव 2 वीडियोस यानी कि 4 हो जाएंगी। और संडे को एक्स्ट्रा लाइव टाइम मिलेगा, तो संडे को एक्स्ट्रा लाइव और भी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो होप सो आप शेड्यूल की वीडियो देख लेंगे, जिससे आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि किस तरीके से क्या शेड्यूल है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, हमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी है। ठीक, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। आज हमारे पास छोटे से 5 पॉइंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम जानते हैं बहुत पहले से, बट उससे पहले हम जरा ओम्स लॉ को एक बार फिर से समझेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? अगर किसी भी आपके पास सेल है या कोई भी मान लो कंडक्टर है, ठीक, उसमें आपने V पोटेंशियल अप्लाई किया, V पोटेंशियल अप्लाई किया तो I करंट फ्लो होगा। देन हम क्या बोलते हैं? इन दैट सर्किट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। मैंने कई बार बोला है, कांस्टेंट वही आता है जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल जैसे डिपेंड करता है, R पे जिसपे फैक्टर होता है, जिसपे फर्क पड़ता है। ठीक है, जिससे सर्किट को इंपैक्ट पड़ता है। भाई आपको पता है रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR। बट अब आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। इसमें आपको बोलना पड़ेगा, एक सर्किट है जिसमें आपने V पोटेंशियल अप्लाई किया है, देन उसमें से I करंट पास होता है एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। 10th वाली डेफिनेशन नहीं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, बचना नहीं है, डेफिनेशन को क्लियरली आपको सामने वाले को डिस्क्राइब करना है, सो दैट कि उसको भी समझ में आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका V इज इक्वल टू IR। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज, ये होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस तो हो गया कि चार्ज को फ्लो होने में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इट्स काइंड ऑफ की हर्डल रेस। हर्डल क्या होते हैं? वहां पर जो हर्डल रेस आपने देखोगे उसमें छोटे छोटे मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 फीट के हर्डल्स रखे होते हैं, उनको जंप कर करके जाना पड़ता है। तो ऐसे ही वहां पर हर्डल्स क्या है, जितने ज्यादा हर्डल्स होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। आप खुद सोचो कि वो जो चार्ज है वो एक दौड़ने वाला कोई भी एथलीट है, और उसके बीच में हर्डल्स क्या है? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जनरल लाइफ से केमिस्ट्री को जोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आप ऐसे एग्जांपल दे सको जो समहाउ कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो हर्डल रेस के टाइप का है कि जितना ज्यादा वहां पर हर्डल्स होंगे उतना मुश्किल होगा एथलीट को दौड़ना। सिमिलर केस यहाँ पर है कि चार्ज को फ्लो होने में दिक्कत किसी वजह से होती है? रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस उसी हर्डल की तरह। ठीक है, अब हम जानते हैं रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी लंबी लाइन होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी मत बोलना अच्छा सर उसमें भी लाइन लगती है, ये जस्ट एग्जांपल है समझने के। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ये लेंथ का एरिया पूरा नहीं, सिलेंडर का एरिया निकाल दो ये। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि भाई आपके एक स्कूल में गेट है, एक छोटा गेट है एक बड़ा गेट है। अगर छोटे गेट में से छुट्टी के टाइम में सारे बच्चे निकले तो धक्का मुक्की ज्यादा हो गए, तो गेट को ओपन कर दिया जाता सो दैट कि धक्का मुक्की कम हो। तो धक्का मुक्की का आप समझ सकते हो रेजिस्टेंस है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कंबाइन कर देते हैं इन दोनों फैक्टर को, तो R क्या आया? L/A। अब क्या रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ और एरिया में होता है? एक चीज और होती है, दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का नेचर कैसा? जैसे मेरे हाथ में प्लास्टिक का मार्कर है, अब मैं इसकी लेंथ कितनी भी ज्यादा कम कर लूं और एरिया कितना भी ज्यादा बढ़ा लूं, दोनों ही वजह से रेजिस्टेंस तो क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। भाई रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी लेंथ में इतनी सी कर दूं, बहुत माइनर, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस घट जाना चाहिए, तो एरिया में बढ़ा देता हूं। तो क्या उसके बाद इसमें से कभी करंट फ्लो होगा? नहीं, क्योंकि इसका नेचर ही कैसा है? इंसुलेटिंग नेचर। ठीक है, तो थर्ड जो कंबाइन करके आ रहा है दैट इज R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे रो L/A। R की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? रो इनटू में L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
या फिर रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अब आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, पहले भी लाइव में भी और अदर लेक्चर्स में भी बताया है कि जब कभी भी आपसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए बोले तो सिंपल सा केस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ वालों को 1 कर दो, L अगर 1 कर दूं, A अगर 1 कर दूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल। यानी कि हम कह सकते हैं इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length is 1 and area of cross section is also 1। तो मेटलिक कंडक्टर के लिए तो ठीक है, पर सर सॉल्यूशन के लिए कैसे होगा? तो सॉल्यूशन में या किसी सेल में, सेल की भी आपको पता लेंथ होती है, अगर सेल की लेंथ 1 हो जाए और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, आपने घर में निप्पो सेल, पेंसिल सेल इन सबको भी देखा है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, देन तब जो रेजिस्टेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, whose length is 1 and cross section area is also 1, ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर मेटलिक कंडक्टर। एंड फॉर सॉल्यूशन आप कह सकते हो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी लेंथ 1 हो जाए एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 हो जाए, तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन तो है नहीं कि भाई दो मॉलिक्यूल उठा के देखोगे, तो आपने उसे किसी सेल में फिल किया होगा, तो सेल की लेंथ 1 हो जाए या क्रॉस सेक्शन एरिया 1 हो जाए, दोनों साथ में, लेंथ भी 1 हो जाए सेल की और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 हो जाए, तब जो रेजिस्टेंस बनेगा, यूनिट सेम रखनी है, ऐसा यूनिट में तो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और अगर आपका सीजीएस सिस्टम है तो 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। और ज्यादा इजी समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी 1 हो जाए, अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लेंथ भी 1 होगी, एरिया भी 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं एरिया इनटू लेंथ या एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यानी जिसके वॉल्यूम, जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 हो, उसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोल देंगे। यानी छोटी सी डेफिनेशन निकल के आ गई, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन, ये यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी को हम यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लेंथ 1 हो जाएगी और एरिया 1 हो जाएगी। ये तो हो गई हमारी रेजिस्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो आती है दैट इज कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होते हैं अपोजिट, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होती है आपके पास, कंडक्टेंस होती है, ठीक है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि वो हर्डल है और ये क्या है, कितनी इजीली आपके वहां पर जो चार्जर फ्लो हो सकता है। एक बार आपको मान लो टूटा फूटा रोड दे दिया जाए, एक बार बिल्कुल प्लेन हाईवे जैसे रोड दे दिया जाए, तो वहां पर क्या आपकी गाड़ी बहुत तेज चलेगी, यानी कि कितनी इजीली चार्ज फ्लो हो सकता है, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय G। और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट आप सबने पढ़ी होगी, दैट इज नोन एज ओम, और इसका सिंबल होता है जेरी का घर, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, आप इसको जेरी के घर से याद रख सकते हो, ओम जेरी का घर। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस करोगे तो यूनिट का भी रेसिप्रोकल होगा, और ओम इनवर्स को हम बोलते हैं साइमन, ठीक है, साइमन भी बोलते हैं। अब फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी 1/ρ A/L, ठीक है। और 1/ρ के लिए यहां पर नया सिंबल आता है, दैट इज नोन एज कप्पा, कप्पा इनटू में A/L, दिस इज नोन एज कंडक्टेंस, ठीक है। और कंडक्टेंस में कप्पा को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी, सेम डेफिनेशन जैसे रेजिस्टिविटी की, बिल्कुल सेम, कि भाई अगर आपसे कंडक्टिविटी बोलता है सेम भाई एरिया 1 और लेंथ 1 हो जाए, तब जो भी उसका कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे, सिंपल सा पॉइंट है। और सॉल्यूशन के केस में यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी, क्योंकि एरिया 1 और लेंथ 1 सेम है, ठीक है। इसको बोलते हैं कप्पा, इस सिंबल को बोलते हैं हम कप्पा। अब एक पॉइंट और आता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। अगर आप रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालोगे तो यहां पर छोटी सी टर्म आएगी, कैसे निकालेंगे भाई, R होता है रो L/A, दैट मींस रो इज इक्वल टू R इनटू में A/L। R की यूनिट होती है ओम में, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर में SI, और ये मीटर में 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ओम
मीटर। ये किसकी यूनिट आई? रेजिस्टिविटी की। और आप देख रहे हो 1 बाय रो किसके इक्वल है? कप्पा के इक्वल। दैट मींस अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी तो क्या होगा? कप्पा इज इक्वल टू इनका इनवर्स ओम इनवर्स और मीटर का इनवर्स 1 बाय रो आएगा, इसलिए ओम इनवर्स मतलब साइमन और इसका मतलब मीटर इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट हो गई किसकी? कंडक्टिविटी। अब एक चीज जो लास्ट अभी समझ लिया, दैट इज सेल कांस्टेंट। कोई भी सेल होता है उसमें क्या चीज कांस्टेंट होती है? उसका एरिया और उसकी लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय जी स्टार। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है L बाय A। L बाय A इज सेल कांस्टेंट। उसकी लेंथ और इसका एरिया हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट होता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके देखो कई फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे? R होता है रो L बाय A। L बाय A की जगह क्या कुछ पुट कर सकते हो? G स्टार। ठीक है, अब आप देखो आपने पढ़ा G इज इक्वल टू कापा इनटू में A बाय L। अब ये रिवर्स है इसका, तो क्या लिख सकते हो? कापा डिवाइडेड बाय G स्टार। दैट मींस G इनटू G स्टार किसके इक्वल है? कापा के इक्वल। ठीक है, आप देखो सिंपल से पॉइंट है, आपसे इन्हीं पे घुमा फिरा के न्यूमेरिकल पूछ लेगा और आप सोचोगे अरे यार हमने तो नए नए फॉर्मूले पढ़ दिए। बेसिक फॉर्मूलाज याद रखो, जस्ट उनको याद रखो कि भाई उसको हम कहां रिप्लेस कर सकते हैं। L बाय A की हेल्प से हम कहां से यूज कर सकते हैं, फिर आपका वहां से फॉर्मूले से आंसर निकल जाएगा। इतने फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने समझा रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, आप जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी थोड़ी लेंथी भी होगी, प्लस में अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लाइव में जरूर आओ, वहां पर आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी। तो ये वीडियो होप्स आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।